हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज़ आ रही है मेरी? प्लीज़ कंफर्म करो। हाँ जी, हाँ जी। तो अच्छा, पहले तो बता दो कौन कौन बैठा है। एक तो विशाल, हाँ, CMA इंटर, ओके, मुझे पता है। CMA इंटर, आपका DT अच्छा, CMA इंटर DT ग्रुप 1, अभी तो आपका ग्रुप 1 होगा ना? ओके, आपके बारे में पता है सबको। हाँ जी, तो आप में से कुछ बच्चे जिन्होंने CA के एग्ज़ाम्स दिए हैं, कौन कौन है CA स्टूडेंट्स? और आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो CS के हैं, कुछ स्टूडेंट्स CMA के हैं। देखो, टैक्स कॉमन है और उसका सिलेबस भी बहुत हद तक कॉमन है। जो सिलेबस डिवाइडेड है, जो सिलेबस में हल्के फुल्के सेक्शंस में फ़र्क है, वो सेक्शंस में आपके साथ डिस्कस करूंगा अलग से। गीतांजलि, जयंत, CA स्टूडेंट्स, वेरी गुड, ये अच्छा लग रहा है। हैंड रेज करो, क्या बात है। CMA इंटर, परमजीत सिंह, सृष्टि, ओके ओके, वेरी गुड। चलो, बहुत ही बढ़िया। मतलब चाहे आप CA कर रहे हो, चाहे CS कर रहे हो, चाहे CMA कर रहे हो, क्लास ही आपकी पहली है ना? तो टैक्स सब्जेक्ट के बारे में पहली बार पढ़ रहे हो या इसके पहले कभी पढ़ा है या कभी सुना है? सुना तो है, सुना तो है। चलो, ये अच्छी बात है कि सुना है, क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा है। फर्स्ट टाइम, अच्छा, सुना तो होगा सब लोगों ने। आप लोग भी, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे। सुना है, क्या सुना है टैक्स के बारे में? चलो, क्या सुना है भाई, तुम बताओ। हाँ हाँ, स्टार्ट करो। टैक्स के बारे में क्या जानते हो? मतलब ये टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम लोगों ने बहुत सुना है, अपने घर वालों से, अपने पड़ोसियों से, है कि नहीं? हम लोगों ने सुना है इसके बारे में, बट क्या सुना है? गुड्स एंड सर्विसेज पे मतलब चार्जेस लगते हैं, वो टैक्स होता है। टैक्स मतलब डायरेक्ट टैक्स भी होता है, इनडायरेक्ट टैक्स भी होता है। बहुत ही बढ़िया, तूने तो वो बता दिया जो जो टैक्स के क्या हो गए, टाइप होते हैं। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और क्या जानती है टैक्स के बारे में? मतलब जो डायरेक्ट टैक्स होता है ना, वो डायरेक्ट गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। डायरेक्ट गुड्स एंड और जो सर्विस। इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जो गुड्स अच्छा, एंड सर्विसेज पे लगता है, इनडायरेक्टली जो पे करता है। और डायरेक्ट टैक्स मतलब कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह होता है। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स, बिल्कुल सही है। आपने टाइप्स वाइज तो ठीक बताया। और क्या जानते हो टैक्स के बारे में? मतलब टैक्स हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है और वो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी में हमको फ्यूचर में हेल्प करता है। बिल्कुल, हाँ भाई। जब टैक्स जो होता है कंपल्सरी पेमेंट होता है तो गवर्नमेंट अंडर लॉ हम्म, लॉ के तहत। बिल्कुल सही बात। देखो, मैंने कहीं पहले भी देखा है, पता नहीं कहाँ देखा है, मुझे ये याद नहीं आ रहा। नहीं देखा तेरे को? सोच रहा हूँ कहीं देखा तो है तेरे को। पेपर दिए हैं? अच्छा, हाँ। टैक्स क्या होता है भाई? तू तू हाँ, मैं अभी ऑनलाइन, मैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स से बात करूंगा अभी। 1 मिनट के लिए रुक जाओ, पहले इनसे इनसे भी पूछ लें कि ये क्या जानते हैं टैक्स के बारे में। वाह वाह वाह, जयंत कह रहा है जय सर टैक्स पढ़ाते हैं, ये सुना था। थैंक यू बेटा। सुना था का क्या मतलब है? हाँ, देख भी रहा तू तो। हाँ भाई, तू बता पहले, टैक्स अब क्या होता है? टैक्स होता है मतलब हम कुछ भी चीज़ यूज़ करते हैं उस पर जो चार्ज लगते हैं ना, चाहे इनकम के थ्रू हो गया, चाहे किसी सर्विस के थ्रू हो गया, सब टैक्स जो हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है। आपके बारे में क्या विचार है? सर इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्टली लगता है पर्सन टू पर्सन, और इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे होता है। आप क्या जानते हो मैडम? सर डायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स में तो इनकम टैक्स वगैरह होता है और इनडायरेक्ट टैक्स
ये तो टाइप हो गए। हम क्यों देते हैं टैक्स? अगला क्वेश्चन। पेमेंट है जो गवर्नमेंट को पे ना दें तो मर्जी मेरी, मैं नहीं दे रहा। सर हमारी टाइप्स ऑफ इनकम पे जो नहीं, बट क्यों देना है? तुम्हें ऐसा क्यों इमोशनल टच है कि भाई देना ही देना है? क्यों देना है? मत दो ना। हाँ, फाइन पेनल्टी लगती है तो सर वो हमें कंट्री की ग्रोथ के लिए। तो अल्टीमेटली बिल्कुल सही जवाब। अब ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी बोल सकते हैं साथ साथ, मैं कुछ मैसेजेस पढ़ रहा हूं आप लोगों के, बिल्कुल सही बात, डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो अल्टीमेटली हम टैक्स, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है, टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है, ये भी समझ में आता है। क्यों ले रही है गवर्नमेंट? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि नहीं है? तो टैक्स क्यों लेती है गवर्नमेंट? क्योंकि गवर्नमेंट को क्या चाहिए? रेवेन्यू। और गवर्नमेंट को रेवेन्यू किस लिए चाहिए? गवर्नमेंट को हमारे देश को ही डेवलप करने के लिए पैसा चाहिए। यस और नो? अगर हमारे देश को डेवलप करना है तो उसके लिए पैसा चाहिए, और वो पैसा कहां से आएगा? टैक्स। तो टैक्स एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है गवर्नमेंट का। वो जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है उसी से वो लोग जितने भी उनके एक्सपेंडिचर्स हैं, जैसे कि क्या एक्सपेंडिचर हो सकते हैं? डिफेंस इक्विपमेंट। आज के टाइम पे डिफेंस की जो हमारे पास एक बड़ी आता ना, 26 जनवरी को हम लोग उसके ऊपर एक कितना वो उसका दिखाते हैं कि देखो ये है हमारे पास, ये टैंक है हमारे पास, ये एयरफोर्स है हमारे पास, ये वाला वो, तो इतना कुछ दिखाते हैं। वो पैसा वो कहीं ना कहीं पैसे से ही तो आया। इंफ्रास्ट्रक्चर, आज मेट्रो है, दिल्ली मेट्रो है, ठीक है, दिल्ली में आज बहुत सारे एरियाज में मेट्रो बन रही है, ठीक है। तो अब मेट्रो जो बनी है उसके लिए पैसा भी तो चाहिए। वो पैसा कहाँ से आया? गवर्नमेंट के पास, आप ही लोगों से आया। आप ही लोगों ने क्या दिया? टैक्स। डैम्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर। आपने देखे हाईवे कितने बढ़िया हो गए। पहले तो हाईवे खड्डे खड्डे बने होते हाईवे में, एक टाइम था, ठीक है, बेकार रोड्स होती थी। अब बहुत हद तक बहुत हाईवेज सुधर गए हैं, हो गए नहीं हो गए, बहुत बेटर हो गए हैं। तो वो हाईवेज के लिए पैसा कहाँ से आता है? गवर्नमेंट के पास। आज हम लोग बहुत सारे देशों के साथ compete कर सकते हैं। ओवरऑल इकोनॉमी हमारी बहुत दो देशों से हम लोग बेटर है ना। बट वो कैसे हो पा रहे हैं? बिकॉज हम लोग टैक्स पे करते हैं। तो अल्टीमेटली टैक्स है तो हमारा देश है। तो इसीलिए अब एक देखो, जैसे फैमिली के एक मेंबर्स होते हैं, हम एक फैमिली के मेंबर्स ही हैं, सारे इंडिया के मेंबर्स हैं। इंडिया हमारे पेरेंट है, समझ लो, इंडिया हमारा पेरेंट है, और वो पेरेंट के हम लोग उनके बच्चे हैं, हम सब फैमिली हैं, मेंबर्स हैं। अब मेंबर्स को क्या है? फैमिली को चलाने के लिए कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ेगा, है कि नहीं? एग्जैक्टली वैसे ही फैमिली, जब कल को तुम जॉब करोगे तो तुम्हें फैमिली को कुछ ना कुछ अमाउंट देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, सो दैट आपके फैमिली के जो खर्चे हैं वो निकलते रहे। यस और नो? एग्जैक्टली इंडिया के खर्चों को के लिए इंडिया को क्या चाहिए? इनकम। और वो कौन देगा? आप ही लोग तो दोगे, क्योंकि सर्विसेज भी तो आप ही लोग ले रहे हो। एग्जैक्टली वैसी फैमिली में भी तो आप ही रहते हो। जब आप घर में रहते हो तो घर के लिए कुछ पैसा भी तो देना चाहिए ना। तो बस जब कमाओगे तो आपके पेरेंट्स की उम्मीद होगी कि आप लोग कुछ ना कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करोगे। इज दैट क्लियर? सो इसी रीजन से दोस्तों हम टैक्स पे करते हैं। तो यस, टैक्स क्या चीज है? आप लोगों ने सही बोला। बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन में बहुत सही बात बोल रहे हैं कि टैक्स एक गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, सोर्स ऑफ इनकम है। और ये गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है ये कहां कहां इस्तेमाल होता है? पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस। बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है भाई। आपको पता है पाकिस्तान अपना मैक्सिमम रेवेन्यू, जो टैक्स का रेवेन्यू है, 60% से ज्यादा, हाँ 60 to 70% रेवेन्यू टैक्स का वो कहां लगाती है? डिफेंस में। वो लोग डिफेंस की तैयारी करते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है उनके दुश्मन एक ही है उनके सामने, ठीक है। उनको और कुछ दिखता नहीं है, उनको बस बाकी सब उनको अच्छे लगते हैं, सिर्फ उनको एक ही दुश्मन दिखता है। और इसी वजह से वो अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। और हमारा देश करीब 20% से लेकर 30% तक का जो रेवेन्यू है टैक्स का, वो कहाँ लगाता है? डिफेंस में। अब अगर मैं ये देखूं कि उनका 60-70 हमारे 20-30 के बराबर ही होगा, या इनफैक्ट हम उनसे ज़्यादा ही दे कर रहे होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है, ठीक है, हमारे लिए इतना काफ़ी है, हमारे देश के लिए काफ़ी है। उनको ऐसे लगता है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए काफ़ी, डिफेंस के लिए हम लोग खर्च करते हैं, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अच्छा, आपको पता है पेंशन मिलती हैं? पेंशन मिलती है मतलब सोशल वेलफेयर कह सकता हूं मैं। पता है आपको बुढ़ापा पेंशन? आपको पता है बुढ़ापा पेंशन? आपको पता है विडो को पेंशन मिलती है? आपको पता है जितने भी डिफेंस वाले लोग होते हैं उनको भी पेंशन दी जाती है, गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज होते हैं उनको पेंशन मिलती है रिटायरमेंट के बाद। अच्छा, पेंशन जो स्कीम्स निकाली गई वो इसीलिए तो निकाली गई, आपको पता है इंडिया में तो सिर्फ बुढ़ापा, सीनियर सिटीजन
और आपके हैंडीकैप्ड, विडो, इन 3 तरह के लोगों को पेंशन मिलती है। जबकि इंडिया के बाहर चले जाओ, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उनके अगर आप रेजिडेंट हो तो आप सबको क्या मिलेगी, कुछ ना कुछ एक फिक्स अमाउंट मिलेगा। अगर आपको गवर्नमेंट को बस डिक्लेयर करना है कि आपके पास कोई खास अर्निंग नहीं है, तो आपको वो लोग हर महीने के महीने आपके अकाउंट में पैसे डालेंगे। यूएस में भी है, लंदन में भी है, हर जगह पे। क्यों? एक तो लिमिटेड पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन कम है तो वो ये काम कर सकते हैं। हमारा देश इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि पॉपुलेशन की कोई लिमिट ही नहीं है, कितनों को दे देंगे नहीं, तो इसीलिए ये भी एक रीजन है, वन ऑफ द रीजन। बट हाँ, पेंशन भी बहुत बड़ा सोर्स ऑफ एक्सपेंडिचर है जहां पे हमारी गवर्नमेंट पैसा लगाती है। इसके अलावा बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, पता है ना आपको कि हमारे देश के इंपोर्ट क्या है, ज्यादा, इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा हैं और एक्सपोर्ट्स क्या है, कम है इंपोर्ट्स के कंपैरिजन में। बट हमारा देश क्या चाहता है, एक्सपोर्ट ज्यादा हो, इंपोर्ट कम हो। बट अभी तक तो यही चल रहा है कि इंपोर्ट बहुत ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम, जिसकी वजह से हम एक बैलेंस ऑफ एक डेफिसिट में है। गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज है कुछ ना कुछ पैसा देने वाली, और वो लाइबिलिटीज कैसे आएंगी, वो पे कैसे की जाएंगी, आप ही लोगों से जो टैक्स लिया जाए। यस और नो? बिल्कुल सही जवाब बच्चों, बिल्कुल सही। ऑनलाइन वाले बच्चे बहुत ही ज्यादा एक्टिव लग रहे हैं मुझे, बहुत ही बढ़िया। लॉकडाउन के बाद से इंपोर्ट बढ़ गया है। बेटा लॉकडाउन के बाद से इंपोर्ट इसलिए बढ़ गया है क्योंकि लॉकडाउन में जो चीजें चाहिए थी वो हमारे देश में बनती नहीं थी, और जो बनती थी वो बड़ी महंगी थी। इस वजह से भी बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करने वहां पे स्टार्ट करी आज के टाइम पे। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं ना, अभी डिस्पोजेबल्स बंद कर दिए, प्लास्टिक बैन कर दिए गए। प्लास्टिक बैन करने के बाद जो चीजें अब बन के आ रही हैं वो सब चाइना से आ रही हैं, लकड़ी की, गत्ते की, वो जो चीजें आ रही हैं। क्यों? क्योंकि उनकी चीज सस्ती है हमारे इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग कंपैरिजन। हमारे इंडिया में बना सकते हैं बट वो बनाते हैं महंगा, उनका मटेरियल महंगा, उनकी कॉस्ट महंगी, वो लोग प्राइसिंग बड़ी महंगी कर देते हैं। और वहां से जो इंपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट होने के बाद ड्यूटी लगने के बाद भी सस्ता पड़ रहा है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है, गवर्नमेंट को लगता है कि जहां पर उनको महंगा करना चाहिए, कि हाँ हमारा देश का जैसे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो खराब हो रही है, तो उनको क्या करना चाहिए कि इनके रेट और महंगे कर देने चाहिए, ड्यूटी और बढ़ा देनी चाहिए। बट गवर्नमेंट को पता है कि अभी इसकी ज़रूरत है, हमारे देश में डिमांड बहुत ज़्यादा है, और ये जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ना, ये उस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं क्योंकि वो हैं लिमिटेड। अब वो लिमिटेड होते हैं, डिमांड ज़्यादा होती है तो प्राइजेस, तो अब भरपूर सप्लाई कर देंगे अंदर, तो इनको भी कंपटीशन रहेगा, तो ये अपने प्राइसेस कम रखेंगे, नहीं तो ये मार्जिन, ज़्यादा मार्जिन के चक्कर में प्राइसेस बढ़ा देंगे, और उसकी वजह से अल्टीमेटली सफरर्स कौन होंगे? कंज्यूमर्स। यस और नो? तो यस, बहुत सारे रीजंस हैं, गवर्नमेंट बहुत सारी जगहों पर पैसा लगाती है। जी हाँ, स्कॉलरशिप, एजुकेशन के लिए भी लगाती है। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, बहुत सारे हैं ना। गवर्नमेंट स्कूल्स, टीचर्स की कितनी कितनी सैलरी होती है भाई, गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर सबसे ज़्यादा कमाते हैं, है ना। और प्राइवेट स्कूल के टीचर्स इतनी सैलरी नहीं है जितनी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स की है, बट फैसिलिटी ज़ीरो। अब थोड़ी सी फैसिलिटी पहले से बेटर हो गई है, बट पहले तो फैसिलिटी बिल्कुल ज़ीरो थी, फैसिलिटी कुछ भी नहीं होती थी। अब तो सुनने में आया केंद्रीय विद्यालय में तो एसी वगैरह भी लग गए हैं, पहले तो एसी वगैरह भी नहीं होते थे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स में लग गए हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स में भी लगाए जा रहे हैं। तो अब गवर्नमेंट स्कूल सोच रही है कि हाँ, हम लोग चाहते हैं कि अब हमारे यहाँ के डेवलपमेंट हो। तो उसका मतलब है वो पैसा आएगा कहाँ से? फीस तो उतनी है, फीस वो उतनी ले रहे हैं। कुछ लोगों से वो 3 महीने की 60 रुपये ले रहे हैं, कुछ जो स्कूल्स हैं, कुछ स्कूल्स 1000 रुपये भी ले रहे हैं 3 महीने की, बट स्टिल प्राइवेट स्कूल से तो बहुत ही कम है। ये पैसा गवर्नमेंट के पास, इसका मतलब है आता कहाँ से है? टैक्स से। तो जो पैसा टैक्स से आता है वो सब जगहों पे डिवाइड होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये सब वो जगह हैं। इज दैट क्लियर? तो बिल्कुल सही बात है। तो टैक्स एक गवर्नमेंट का रेवेन्यू है और अब वो ये इस सब जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है, और हमारा भी कर्तव्य बनता है टैक्स पे करना, ठीक है, और टैक्स प्लान करना, ठीक है। हम लोग दोनों चीजें कर रहे हैं, हम पे भी करेंगे और प्लान भी करेंगे, हाँ, हमें दोनों चीजें देखनी है। देखो हमारा काम, अब देखो हमें एक नागरिक के साथ साथ ये भी सोचना है कि हम हैं कौन, हम पढ़ाई किस चीज़ की कर रहे हैं। जिस चीज़ की हम पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपने वो चीज़ नहीं सीखी तो पढ़ना भी बेकार है, पढ़ाना भी बेकार है ना। तो आपको वो चीज़ सीखनी चाहिए, बिल्कुल सीखनी चाहिए। वो बात और है कि मैं ऑन कैमरा नहीं बताता हूँ, ऐसी बात है, ठीक है, ये ऑफ कैमरा चलती है।
नहीं बट ऑफ कैमरा मैं बताता नहीं हूँ ये बातें, हाँ ये बातें कभी नहीं बतानी चाहिए, बट हाँ प्लानिंग ज़रूरी है। वो समझ में आ जाता है जब धीरे धीरे करके कानून पढ़ते हैं, जब इंटरेस्ट होता है ना आपका जानने में कि हाँ मैं जानना चाहता हूँ या जानना चाहती हूँ कि इसको कैसे बचा सकते हैं, तो हम लोग ज़रूर डिस्कस करेंगे इस बारे में। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर देखो आज की जो क्लास है ना वो सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स के लिए स्पेसिफिकली नहीं है, ना ही सिर्फ डायरेक्ट टैक्स के लिए स्पेसिफिकली है। ये जो क्लास है इसमें अभी मैंने कॉमन रखी है आज की क्लास के लिए, अगली क्लास से सेग्रीगेट हो जाएगा। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स अलग हो जाएगा, डायरेक्ट टैक्स अलग हो जाएगा, बट आज की क्लास में मैं दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताने वाला हूं इसलिए। ठीक है, अब यहां पे देखो टैक्स जो है आप लोग जानते हो दोस्तों, टैक्स दो तरीके के हैं। तो जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू आता है वो दो तरीके से आता है, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा So ये fines, penalties, ये सब escheats वगैरह के grants नहीं सब इसमें आते हैं। क्या फाइन पेनल्टीज और Escheats होते हैं और gifts, donation सब आता है ना जो गवर्नमेंट के पास, ये कौन से source में? गवर्नमेंट के पास जो आता है या हम लोगों के पास आता है? नहीं गवर्नमेंट के पास भी तो आता है, penalties लेती है गवर्नमेंट, अच्छा वो पेनल्टीज वगैरह तो देखो गवर्नमेंट की वही है, वो भी तो अपने source of गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, बिल्कुल ठीक बात। बट डोनेशंस भी गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, बहुत सारी रेवेन्यूज हैं। ये टैक्स जो है ना ये मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, चाहे तुम कुछ भी कह लो, टैक्स मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। अल्टीमेटली टैक्स ही एक लीगल तरीका है। मैं आपको बताता हूं ना, पहले आज से पहले मैं एक मोदी सरकार की एक तारीफ करूंगा, चाहे आप बहुत सारे चीज़ें इसमें नेगेटिव भी हैं बीजेपी में जो भी हुई भी है रिसेंटली, बहुत चीज़ें गलत भी हुई हैं और बहुत चीज़ें सही भी हैं। और वो चीज़ें सही क्या हुई हैं मैं आपको बताता हूं। बीजेपी से पहले सिर्फ 3% लोग आईटीआर भरते थे, पता है, सिर्फ 3% लोग पूरे देश में, 3% लोग। आज के टाइम पे ये लोग 12% हो चुके हैं, 11 से 12% लोग क्या भरते हैं आईटीआर आज के टाइम पे। मतलब इतना बड़ा डर है कि 3 की जगह पे कितना हो गया 12%, बहुत बड़ी बात है। आईटीआर भरना ही बहुत बड़ी बात है, लोग आईटीआर नहीं भरते थे, अब वो आईटीआर भरते हैं। आईटीआर का मतलब पता है, इनकम टैक्स रिटर्न। ये वही इनकम टैक्स रिटर्न है दोस्तों जहां पर आप अपनी इनकम डिक्लेयर करते हो गवर्नमेंट को। आप गवर्नमेंट को बताते हो कि मैं इतना कमाता हूं, मैंने इतना कमाया है और इतना मेरा टैक्स बनता है, ये गवर्नमेंट को आप शो करते हो। वो सब बातें हम बाद में करेंगे आईटीआर के बारे में क्या होता है, बट अभी हम लोग फिलहाल ये समझ रहे हैं कि यस आईटीआर पहले लोग सिर्फ 3% लोग पूरे देश भर में आईटीआर भरते थे, आज के टाइम पे 12% लोग आईटीआर भरते हैं। इतना ज़्यादा डर आ चुका है लोगों के अंदर। और आने अभी तो एक और नया स्टैटिस्टिक्स है जिसमें आईटीआर का परसेंटेज और बढ़ गया, मतलब 15 के आसपास पहुंच चुका है। मतलब आईटीआर परसेंटेज हर बार बढ़ रहा है अब। ये अच्छी बात है हमारे देश के लिए। जितने लोग आईटीआर भरेंगे, वो इनकम डिक्लेयर करेंगे, तो हमारे देश का रेवेन्यू बढ़ेगा, टैक्स आएगा, और इनफैक्ट गवर्नमेंट को भी पर कैपिटा इनकम निकालने का पता चलेगा। क्योंकि अभी पर कैपिटा इनकम जो निकाली जाती है ना हमारे देश में, वो एक सर्वे के बेसिस पे निकाली जाती है। पर कैपिटा समझ गए, जितनी भी टोटल जीडीपी है, जो नेशनल इनकम है डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, नंबर जो भी कितने भी लोग रहते हैं, पर कैपिटा मतलब पर पर्सन की इनकम कितनी है। अब वो गलत है, वो गलत थी अभी तक। क्यों गलत थी? क्योंकि लोग आईटीआर ही नहीं भरते थे। अब ये जो इनकम डिक्लेयर करते थे उससे डिवाइड करते थे नंबर ऑफ पॉपुलेशन पे। अब उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इनकम कमाते तो हैं, डिक्लेयर नहीं करते थे। अब वो डिक्लेरेशन वाली इनकम जब बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली पर कैपिटा इनकम भी करेक्ट आनी स्टार्ट होगी, जो अभी तक गलत है। गवर्नमेंट को पता चलता है कुछ चीज़ों पे। देखो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स पूरे देश भर में कितने मैक्सिमम लाख, 1 लाख ऑफिसर्स, मैं इनकम टैक्स ऑफिसर्स की बात कर रहा हूँ। और 1 लाख ऑफिसर्स को कितनी जनता को देखना है? पॉसिबल कितना है? तुम्हें लगता है चांसेस हैं 1 लाख ऑफिसर्स इतने लोगों को देख सकती है? पॉसिबल ही नहीं। तो इसलिए अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 होता है। जैसे इतनी सारी आईटीआर हैं। अब तो अब एक्चुअली ऑनलाइन जब से आ गया ना सिस्टम, तो सॉफ्टवेयर्स ने बहुत हेल्प कर दी है उनकी। बट स्टिल अभी भी जब कोई इन डेप्थ स्क्रूटनी करनी होती है ना किसी चीज़ की, वहाँ पे वो लोग वो कर नहीं पाते अच्छे से, क्योंकि उनके पास सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, उसके बाद इतनी सारी शीट्स होती है चेक करने के लिए कि वो लोग कर ही नहीं पाते। तो ये प्रॉब्लम है, इस वजह से भी एक है। बट हाँ, अब पहले से ऑनलाइन फैसिलिटीज़ की वजह से बहुत फ़ायदा हो गया। तो अब ये कंप्यूटर उनको ये बता देता है ये बंदा गलत कर रहा है, ये ऐसा है वैसा है, सारी इंफॉर्मेशन दे देता है। तुम्हारी पैन की इंफॉर्मेशन देगा, पैन का सारी डिटेल आ जाएगी कि तुमने उस पैन के थ्रू क्या क्या खरीदा है। गाड़ी खरीदी है रिसेंटली, भाई साहब आईटीआर तो भरते नहीं, गाड़ी खरीद के बैठ गए, अच्छा
इसका मतलब है भाई की इनकम बढ़िया है, बात करने चलते हैं, एड्रेस नोट करो, फ़ोन नंबर बात करो, ठीक है, जाएंगे, जाके बात करेंगे, और बात करने में तुम्हें पता है क्या होगा, क्या होगा सर, पकड़ो सर कुछ, और उस वक्त तो आप यही कहोगे, आप तो चाहोगे कि किसी तरीके से बच जाए, है कि नहीं, उस वक्त आप सेटल करना चाहोगे, यार छोड़ो ना अब ले, ठीक है, मिठाई खिलाओ इनको, ठीक है, ऐसे ही होता है। आज के टाइम पे ये चीज़ कॉमन है और आप लोगों को सीखनी पड़ेगी, ये चीज़ें हैं, क्या कर सकते हो, आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि देखो आप चाहे अपने लिए काम करो, चाहे आप क्लाइंट्स के लिए काम करो, कल को आप क्लाइंट्स के लिए काम करते हो तब भी आपको ये काम करना पड़ेगा। क्लाइंट की तो अच्छा, उनको क्लाइंट भी आपको तभी मिलेंगे, हाँ, क्लाइंट आपसे ये काम करवाएंगे, अगर आप नहीं करोगे तो आप, वो कहेंगे अबे टैक्स तो कोई भी कैलकुलेट कर देता है, गूगल पे सर्च करूंगा टैक्स कैलकुलेशन आ जाएगी, तू मुझे बता तू मेरे को करके क्या देगा, कितना टैक्स बचाएगा मेरे लिए, तू अगर जितना टैक्स बचाएगा उसके बेसिस पे तू मुझसे क्या ले ले, परसेंटेज ले ले। तो वो ऐसी बातें करते हैं, वो तो चाहते ही ऐसे बंदे हैं, तुमसे फ्रॉड ही करवाना चाहते हो, और अल्टीमेटली तुम ही फंस जाओगे। सो दोस्तों, यस, तो दो तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। हाँ यही तो मेन है, हाँ यही सीखने आते हैं हम लोग यहाँ। नहीं नहीं बेटा देखो, दोनों चीजें सीखनी चाहिए, लीगल रास्ता भी और इलीगल रास्ता अपने आप ही ढूंढ लोगे तुम, मैं नहीं बताऊंगा। इधर देखो, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है। ऐसा टैक्स whose burden cannot be shifted, कह सकता हूं जिसका बर्डन मैं शिफ्ट नहीं कर सकता दूसरी पार्टी पे, मैं उसको कौन सा बोलूंगा टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। मेरा इनकम टैक्स मैं ही दूंगा या तुम दे दोगे, प्रवीण देगा, मैंने प्रवीण को बोला भाई मेरे इनकम पे टैक्स दे देना यार, प्लीज दे दे यार, तू इतना नहीं कर सकता मेरे लिए। कहे होएगा ना ऐसे, क्या इनकम, वो कहेगा भैया इनकम आप कमाते हो, या तो आप मुझे दे दो, मैं टैक्स दे देता हूं, इनकम आप कमाते हो, टैक्स मैं क्यों दूं, बात तो सही है। तो डायरेक्ट टैक्स में जिसका टैक्स है, जिसकी इनकम है वही टैक्स में करेगा, यस और नो। तो बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू द दूसरी पार्टी, किसी और को नहीं शिफ्ट कर सकते। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स में कर सकते, टैक्स बर्डन कैन बी, ये साथ साथ नोट करना है बेटा, तो आप लोगों ने अगर नोट करना स्टार्ट नहीं किया तो कर लो, मैं आपको बता देता हूं, मैं शुरू से ही दिखा देता हूं आपको, कोई नहीं नोट कर लेना यार, रिकॉर्डिंग अलग से देखेगा फिर से, बहुत वेला टाइम है क्या तेरे पास। अच्छा, वहां नोट्स के लिए अब तू अलग से रिकॉर्डिंग खोलेगा, और इससे अच्छा तू रिवाइज ना करे, बैठ तू ना नोट कर ले चुपचाप, मेरे से फालतू की बातें कर रहा है, बिल्कुल सही बात। नोट करो बेटा, आप लोग भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, दोस्तों मैंने सीधा टैक्स के कंटेंट से स्टार्ट किया है, अभी आप लोगों के कोर्स के बारे में नहीं बात करी, और वो इसलिए बात नहीं करी क्योंकि अभी यहाँ पर तीनों तरह के बच्चे हैं। अभी क्या होगा कि CA CS CMA का मैं थोड़ा सा अभी कुछ सेपरेशन भी करूँगा, और जब मैं सेपरेशन कर दूंगा तो मैं आपको ये बात बताऊँगा कि CA के लिए क्या है और CS के लिए क्या कोर्स है और CMA का क्या कोर्स है। कोर्स में अलग अलग है ना, एक इंस्टीट्यूट कह रहा है ये करो, ये सारा कुछ करो CS वाला, एक इंस्टीट्यूट कह रहा है कि तुम ग्रुप 1 में अलग दो, ग्रुप 1 2 में इधर अलग दो CMA स्टूडेंट्स के लिए, और CA स्टूडेंट्स के लिए क्या कह रहा है, भाई तुझे भी सारा करना है बट ये सेक्शन तुझे नहीं करना है, ये फाइनल में। CS वालों को सारे दे, CS वालों से उम्मीदें बहुत ज़्यादा है, तो कह रहे नहीं काम तो इनसे करवाएंगे। नोट किया आप लोगों ने डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस। तो टैक्स जिसका बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट टैक्स में तो हम बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं, यस और नो। जैसे कि ये देखो, ये बंदा है मिस्टर एक्स,
ये है मिस्टर वाई, शक्ल से दोनों भाई लग रहे हैं बट है नहीं, ठीक है जी। अब मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को क्या बेचा, कोई गुड बेचा, क्या बेचा, गुड्स। कितने रुपए के गुड्स थे, 1 लाख रुपीस के गुड्स थे, ठीक है। और गवर्नमेंट ने क्या बोला, जो गुड्स बेचेगा वो लोग, वो बंदा टैक्स कलेक्ट करेगा, किससे, बायर से। तो बायर को बोला जा रहा है, बायर तू टैक्स पे कर दे। क्या पे किया, सीजीएसटी, एसजीएसटी। चलो मैं सीजीएसटी एसजीएसटी भी नहीं बता रहा हूं आपको, बातें धीरे धीरे करके समझेंगे। अभी हम लोग सिर्फ जीएसटी ले लेते हैं। जीएसटी एट द रेट ऑफ 18%। पता है क्या लगता है आजकल, जीएसटी लगता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। वैट खत्म, सिर्फ 1-2 आइटम पे, वो मैं बात करूंगा। और एक्साइज ड्यूटी वगैरह भी बहुत सारी चीजें होती थी, आज हम बात करेंगे। कुछ बातें आज करेंगे, कुछ बातें अगली क्लास में करेंगे। जीएसटी लगता है आज के टाइम, और मैं मान लेता हूं जीएसटी कितना लगा हुआ है, 18%। तो 1 लाख रुपए के गुड्स के ऊपर 18% जीएसटी, मतलब तो वैल्यू कितनी हो गई, इज दैट क्लियर। तो भाई मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को 1,18,000 के गुड्स बेचे, और वाई ने एक्स को कितने रुपए दिए, 1,18,000 दे दिए। अब एक्स क्या करेगा, गवर्नमेंट को कितने रुपए दे देगा, 18,000। बताओ, तो एक्स ने किया क्या, इनडायरेक्ट टैक्स। एक्स ने क्या किया, अपना बर्डन शिफ्ट कर दिया किसके ऊपर, वाई पर। वाई को बोला, वाई तूने 1,18,000 देने हैं, 1 लाख नहीं, पूरे 1,18,000 देने। अब आपके दिमाग में आता होगा, सर वाई ये भी तो कह सकता था कि मैं क्यों दूं, है ना, दिमाग में आता है। हाँ, वो एमआरपी में, वो एमआरपी में होता है, इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, वो एमआरपी में होता है, हर में नहीं। हाँ, हर चीज़ में नहीं होता, हर चीज़ की एमआरपी भी नहीं होती, ठीक है। कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जो नेगोशिएबल होती हैं, एमआरपी नहीं होती किसी चीज़ की, ठीक है। और जहाँ पे नहीं होती उसके अंदर सर्विस या जो भी फीस है, जैसे ये है, अब इसकी कोई एमआरपी है, जो एजुकेशन आप ले रहे हो इसकी कोई एमआरपी नहीं है ना। तो इसलिए इस पे जो फीस होगी इस पर अलग से जीएसटी लगेगा। बट मैं आपको यहाँ बात समझाता हूँ। अब यहाँ पे देखो, ये बात समझो, सीधी सी बात है। 1 लाख के ऊपर 18% जीएसटी लगा। मैं यहाँ पे ये कह रहा था कि हो सकता है तुम में से कोई बच्चा बोले कि सर ये 1 लाख के ऊपर जो जीएसटी, मान लो मैं हूं सेलर मिस्टर एक्स और आप हो मिस्टर वाई, आप मेरे पास आए कि सर 1,18,000, मैं 18,000 नहीं दूंगा, 18,000 आप बेयर करो। अब दिक्कत क्या है, अगर मैं 18,000 बेयर करूं तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। मुझे पता है कि गुड्स मेरे को कितने के पड़े हैं, 80,000 के। मान लो मेरे को गुड्स कितने के पड़े हैं, 80,000 के, और मैंने कितना प्रॉफिट ऐड किया है, 20,000 का। कितना प्रॉफिट ऐड किया है, 20,000। तो मेरे को गुड्स कितने के पड़ गए, 1 लाख के। अब मैं आगे 1 लाख का ही तो बेचूंगा, सेलिंग प्राइस बोलो। अब अगर मेरे को मेरे बायर ने ये बोल दिया कि 18,000 का जीएसटी मैं नहीं दूंगा, आप अपने आप दो, हमसे सब कुछ लोगे, पैसे भी लोगे, जीएसटी भी लोगे, मैं नहीं दूंगा, जीएसटी तो कम से कम बेयर करो। तो ऐसे केस में सेलर का क्या होगा, नुकसान। सेलर कहेगा सर अगर मैं अपनी जेब से जीएसटी दूंगा तो मेरे को तो दुकान बंद करनी पड़ जाएगी, क्योंकि मेरे को जो पैसा चाहिए अपना बिजनेस को चलाने के लिए, प्रॉफिट चाहिए अपने बिजनेस को चलाने के लिए, वो तो मिलेगा नहीं। क्योंकि अगर मैं प्रॉफिट 20,000 रखना चाहता हूं अपने बिजनेस को चलाने के लिए, उसमें से अगर 18,000 तो मैं जीएसटी दे दूंगा तो मेरे पास तो सिर्फ 2,000 ही बचेंगे, और इसका भी मैं क्या करूंगा, ये भी रख लेना फिर आप। नई बात समझे मेरी। इसलिए अल्टीमेटली हर सेलर क्या करेगा, आप ही लोगों से क्या मांगेगा, जीएसटी। या तो वो टैक्स को इंक्लूसिव कर देगा जैसे एमआरपी होता है, या तो वो टैक्स को क्या कर देगा, इंक्लूसिव। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि ये कोचिंग सेंटर भी आपसे जो फीस ले वो कहे कि यहां पे इसमें इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस है, तो आपको जो फीस बोली जाती है वो इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस है। फिर वो क्या करेगा, इंक्लूसिव है तो क्या करेंगे, जैसे मान लो जीएसटी का रेट 18% है, इंक्लूसिव में पता है क्या करते हैं, अगर वैल्यू 10,000 रुपए ली गई है तो इंटू 18 डिवाइडेड बाय 118। पता है आपको ये बात, कभी देखा है, कभी नोटिस किया हो, मैनेजर्स कमीशन करके अकाउंट्स में कोई चीज पढ़ते थे ऐसे हम, 100+ रेट। तो अगर रेट ऑफ टैक्स 18% है दोस्तों, और मैं कह रहा हूं 10,000 की फीस के अंदर जीएसटी इंक्लूसिव है, तो कैसे निकालेंगे, इंटू 18 डिवाइडेड बाय 118। अच्छा, इंटू 18/100 हम तब करते हैं जब जीएसटी इंक्लूसिव नहीं होता है, तब हम 18/100 करते हैं।
और अभी मैंने क्या कर दूंगा 18/118, क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि इसके अंदर जीएसटी इंक्लूसिव है। ये 10,000 इज इक्वल टू 100 प्लस, इस वजह से मैं इसको 118 से डिवाइड करूंगा और मल्टीप्लाई करूंगा 18 से, ताकि जीएसटी आ जाए। ये हम लोग बाद में भी समझेंगे, अभी तो ये तो एक एग्जांपल है कि हाँ कई लोग ऐसे करते होंगे। जैसे एक कोचिंग सेंटर कर सकता है, क्या कहे, हो सकता है आपको प्लस जीएसटी बोले तो आपको अच्छा ना लगे, ठीक है, तो वो बोल दिया भाई प्राइस ये है लमसम, इसके अंदर ही जीएसटी है। तो क्या होगा, इससे क्या होगा कि उनको देखो, आप जीएसटी देना नहीं चाहते, आप जब एक्स्ट्रा कभी चीज़ देखते हो ना तो आपको अच्छा नहीं लगता, चाहे आप जितने मर्जी रिच हो, आप फिर भी कहोगे यार एक्स्ट्रा चीज़ मैं कभी क्यों दूँ, मैं क्यों दूँ भाई। जैसे ट्रैफिक चालान होता है ना, चाहे आपकी BMW गाड़ी है, बट चालान के लिए आपके पैसे निकलते नहीं है। BMW गाड़ी वाला भी बोल रहा होता है मेरे ताया जी ये है, मेरे चाचा जी पुलिस वाले हैं, मेरे चाचा जी मामा जी भाई साहब कमिश्नर, तो फ़ोन लगा कमिश्नर को भी बताता हूँ, अबे 500 रुपये का चालान नहीं है तेरा, और BMW तेरी गाड़ी है और तू चालान के लिए इतना लड़ रहा है। मैंने ऐसे बंदे भी देखे, आपने देखा होगा BMW गाड़ी रोक के बैठा है, कोई नहीं, मैं बात कराता हूँ, 2 घंटे वहाँ बैठ के 500 रुपये नेगोशिएट करके गया। चाहे वही चीज़, वही बंदा कैफ़े में जाएगा 4-4 हज़ार रुपये लगा के आएगा, बट वहाँ पे बैठ के 500 रुपये के लिए उसने बुरी हालत कर दी। एक्स्ट्रा अमाउंट कोई देना ही नहीं चाहता, और जहाँ गवर्नमेंट को देने की बात होती है वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहता। समझ में आती है बात दोस्तों? तो बेसिकली यहां पर ये जो प्राइस है ये मैं कम नहीं करना चाहूंगा, मैं अपना प्रॉफिट कम नहीं करना चाहता हूं, इसीलिए सेलर हमेशा किससे मांगेगा टैक्स? बायर से। सेलर हमेशा ही जीएसटी किससे मांगेगा? बायर से, नहीं तो उसको नुकसान होगा। इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है इसको। क्या बोला जाता है? इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स बर्डन शिफ्ट किया जाता है। यार एक बारी ना वहां बोलना ये एसी चलाया है या क्या हो रहा है, देखना, मेरे को तो नहीं लग रहा है यार, एक मिनट, नहीं रिमोट लेना इनसे। कूलिंग हो ही नहीं है ना सर? वो इसलिए लगता है क्योंकि डायरेक्ट टैक्स भी दे रहे हैं इनकम पर, फिर इनडायरेक्ट क्यों देना? हाँ मतलब ये बात जयंत जो आप कह रहे हो, ये बात आप नॉर्मली कहते, बट मैंने आपको बताया ना कि क्या सेलर को बायर से लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? अगर आप सेलर होते तो क्या आप बायर से लेते? जयंत बताओ, क्या आप खुद सेलर होते तो बायर से लेते, या आप कहते कि नहीं मैं खुद ही दे दूंगा? तो क्योंकि जो तुम कह रहे हो इनकम टैक्स के लिए, वो तो बायर भी देता है, इनकम टैक्स तो बायर भी देता है। बायर भी कह सकता है कि मैं इनकम टैक्स भी देता हूं, मैं जीएसटी क्यों दूं? गीतांजलि यहां बात जो हो रही है, यहां ये बात हो रही है कि बायर से क्यों लेना चाहिए, यहां पे ये बात हो रही है, ठीक है। नाउ एवरीवन, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का देखो पहला डिफरेंस तो यही है। दूसरा क्या है? डायरेक्ट टैक्स फॉलो करता है बेटा प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट। कौन सा? और ये कॉन्सेप्ट है इसका रिग्रेसिव है, बट इसको रिग्रेसिव भी कंप्लीटली नहीं कहा के, इसको बोलेंगे पार्शियली रिग्रेसिव। मैं बताता हूं रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव, सुनना ध्यान से। प्रोग्रेसिव क्यों बोला मैंने डायरेक्ट टैक्स को? क्योंकि इनकम ज्यादा, टैक्स ज्यादा। यस और नो? इनकम टैक्स में ऐसे ही होता है ना, जो अमीर है वो टैक्स ज्यादा देता होगा, जो गरीब है वो टैक्स या तो देता ही नहीं होगा या कम देता होगा। यस और नो? तो इनकम ज्यादा टैक्स ज्यादा, इनकम कम टैक्स कम। भाई ऑब्वियसली जो मुकेश अंबानी टैक्स देता होगा, क्या मैं उतना टैक्स देता हूंगा? नहीं, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसकी इनकम ज्यादा है तो वो टैक्स ज्यादा देता है, मेरी इनकम कम है तो मैं टैक्स कम देता हूं। इज दैट क्लियर? प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट, जबकि जीएसटी प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करता है ना। आप एक स्टेशनरी शॉप पे जाते हो दोस्तों, हाँ, एक बंदा जाता है स्टेशनरी शॉप पे, ठीक है, 20 रुपए का पेन लेने के लिए। कितने रुपए का? 20 रुपए का पेन लेने के लिए। अबे पेन लेने गया, वहां पर BMW कार से उतरता है सामने, स्टेशनरी वाले के सामने, ठीक है, BMW कार से उतरता है और उतरने के बाद कहता है कि मुझे वो पेन चाहिए ये। तो पेन उसने बोला कि ये देखा BMW कार से उतरा है, तो उसने देखा कि उसने प्राइस बढ़ा दिया।
कह रहा 2,000 रुपये, क्योंकि उसको लग रहा होगा कि 20 रुपये की चीज़ इसके लिए 20 रुपये 2,000 20 रुपये के बराबर ही होगा इसके लिए। तो उसने कहा BMW से आया है तो 2,000 रुपये। क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा होता है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं। वहीं उसी टाइम पे रिक्शे वाला आया, उसको भी वही पेन चाहिए था, उसको देखा और बोला कि भाई तू 2 रुपये दे दे। ऐसा होता है? नहीं होता है। 20 रुपये का पेन के अंदर जितना GST होगा उतना ही देगा गवर्नमेंट को। तुम अमीर हो या गरीब, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट कह रहा है भैया ये 2 रुपये का, 20 रुपये के अंदर अगर मान लो 2 रुपये का GST है तो तू अमीर ने भी उतना ही देना है और उस गरीब ने भी उतना ही देना है। इस बात से कोई भेदभाव नहीं है, GST तो उतना ही जाएगा। इज दैट क्लियर? तो अल्टीमेटली अमीर हो या गरीब, इससे GST का कोई लेना देना नहीं, और इसीलिए हम इसको बोलेंगे कि यहां पे प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट नहीं लगता, क्योंकि इनकम ज्यादा और टैक्स ज्यादा हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ? यस और नो? इनकम ज्यादा होने से टैक्स ज्यादा तो नहीं हुआ ना? बट मैं कह सकता हूं इनकम ज्यादा हो या कम हो, टैक्स विल रिमेन सेम। यस और नो? इसलिए मैं इसको कंप्लीटली रिग्रेसिव नहीं बोल सकता, क्योंकि रिग्रेसिव का मतलब प्रोग्रेसिव का उल्टा होता है। इनकम ज्यादा तो टैक्स कम, क्या ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। इनकम ज्यादा हो या कम, टैक्स विल रिमेन सेम। तो इसी रीजन से मैं इसको कंप्लीटली रिग्रेसिव भी नहीं बोल सकता। तो मैंने क्या बोला? पार्शियली रिग्रेसिव। और पार्शियली रिग्रेसिव कह लो या पार्शियली प्रोग्रेसिव कह लो, एक ही बात। पार्शियली वर्ड यूज करना सही है। समझ में आ गई बात? अब एक बात बताओ, पॉइंट नंबर 3, इट इनडायरेक्टली अफेक्ट द प्राइस ऑफ कमोडिटी। क्या बोला मैंने? डायरेक्ट टैक्स जो है ना वो इनडायरेक्टली प्राइस ऑफ कमोडिटी पे इफेक्ट करता है। डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्टली प्राइस ऑफ कमोडिटी पे इफेक्ट करता है। कोई बता सकता है कैसे? कोई बता सकता है कैसे? डायरेक्ट टैक्स कमोडिटी के प्राइस पे कैसे इफेक्ट कर सकता है? डायरेक्ट टैक्स इज इनकम टैक्स। क्या उससे प्राइस ऑफ कमोडिटी चेंज हो सकता है? कैसे? जैसे ज़्यादा इनकम करने वाले हैं, ज़्यादा इनकम हुआ तो वो लोग मतलब जैसे मॉल में जाएंगे, ठीक है, हमारे पास कम इनकम है, आंसर देंगे वहाँ पे मतलब कोई प्राइस ऑफ कमोडिटी को चेंज होगा ना। कुछ पर्टिकुलर गुड्स ऐसे बनाए गए हैं कमोडिटीज जो कि पर्टिकुलर गुड को पीपल को खरीदता है, तो उनके लिए लग्जरी गुड्स जैसे बोल सकते हैं, तो उनके लिए जो प्राइस है वो हाई रखे गए हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये नहीं तो उनके लिए पुअर के लिए वही होगा ना, प्राइस तो सेम ही होगा। मैंने कहा प्राइस चेंज हो जाता है। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से कोई बता सकता है? मैंने बोला इनडायरेक्टली प्राइस को इफेक्ट करता है डायरेक्ट टैक्स। क्या कोई बता सकता है कैसे? चलो मैं बता देता हूं, अगर कोई नहीं बता पा रहा तो मैं बता देता हूं। यहां पे देखो, मुझे एक बात बताओ, अगर आप अमीर हो यानी आपकी इनकम ज़्यादा है, अगर आपकी एकदम से इनकम ज़्यादा हो जाए तो आपका टैक्स बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ जाएगा? टैक्स बढ़ गया तो आपकी जो सेविंग्स हैं वो कम होंगी। सेविंग्स कम हो गई तो आपकी परचेजिंग पावर कम नहीं हो जाएगी? जब पैसा ही हाथ में कम नहीं हो गया, जब इनकम बढ़ गया तो टैक्स ज़्यादा हो गया, क्योंकि जितनी ज़्यादा इनकम उतने ही ज़्यादा टैक्स। ठीक है, अगर आपकी इनकम बढ़ने की वजह से टैक्स बढ़ गया तो आपकी सेविंग्स कम हो गई, आपकी परचेजिंग कैपेसिटी कम हो गई। तो क्या मैं कह सकता हूं टैक्स बढ़ गया तो परचेजिंग पावर कम हो गई? मैं इनकम को छोड़ के मैं यहां पे ये बोल देता हूं, सॉरी, हम इनकम नहीं बढ़ानी थी मैंने, सॉरी, इनकम बढ़ाने की जरूरत नहीं है, टैक्स बढ़ गया, टैक्स का रेट बढ़ गया। मान लो टैक्स का रेट पहले 20% था, अब टैक्स का रेट 20 की जगह पे कितना हो गया? मान लो ये हो सकता है या नहीं हो सकता? इनकम टैक्स का रेट चेंज हो गया एकदम से। रेट चेंज होने से सेविंग आपकी कम नहीं हो गई? सेविंग कम हो गई, आपकी परचेजिंग पावर क्या हो गई? कम। परचेजिंग पावर कम हो गई तो क्या आपके गुड्स की डिमांड कम नहीं हो गई? जब भाई पैसे हाथ में कम होंगे तो डिमांड उतनी रखोगे? नहीं भैया, मेरे को तो वही चाहिए, चाहे मैं लोन लेकर दूं। नहीं, तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी कंपैरेटिवली। जब इनकम टैक्स बढ़ जाता है ना, सेविंग्स कम होती है, परचेजिंग पावर कम होती है, तो डिमांड कम हो जाएगी। कौन से गुड्स की? नेसेसिटी गुड्स की नहीं,
वो तो आपको खरीदने ही पड़ेंगे। और ऑब्वियसली मैं बात कर रहा हूं लग्जरी, जो ऐसी आइटम्स है जो नेसेसिटी नहीं है, ऐसे गुड्स की डिमांड कम हो जाएंगी। और अगर डिमांड कम हो गई तो सप्लायर क्या करेगा? सप्लायर क्या करेगा? प्राइसेस को कम करेगा। करेगा या नहीं करेगा? सप्लायर कॉमोडिटी के प्राइसेस को कम इसलिए करेगा क्योंकि डिमांड है ही नहीं। अब डिमांड बढ़ाने के लिए वो प्राइस को कम करेगा, डिमांड बढ़ेगी और डिमांड और सप्लाई एक जगह पे जाके मीट करेगी, जिसको हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम प्राइस। मेरी बात समझो, इनकम टैक्स बढ़ने से, नॉट इनकम, इनकम वाला गलत बोल दिया मैंने बीच में, यहां नहीं, इनकम का कोई मतलब नहीं है। टैक्स बढ़ने से, टैक्स बढ़ने से अगर टैक्स के रेट बढ़ जाएं तो परचेजिंग पावर पे इंपैक्ट पड़ेगा। परचेजिंग पावर कम हो गई तो डिमांड कम होगी, और डिमांड कम हो गई तो सप्लायर क्या कहेगा कि प्राइसेस को कम कर देता हूं सो दैट डिमांड बढ़ जाए। प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी ना, तो प्राइस कम हुई, डिमांड बढ़ी, और डिमांड और सप्लाई एक जगह पे जाके मीट करेगी। क्योंकि अगर मैं प्राइसेस कम कर रहा हूं, सप्लाई तो कांस्टेंट है ना, प्राइसेस कम कर दिए, सप्लाई कांस्टेंट है, प्राइसेस जैसे ही कम किए डिमांड बढ़नी स्टार्ट हुई, डिमांड बढ़नी स्टार्ट हुई, डिमांड और सप्लाई एक जगह पे जाके मीट करिए, और वही हमें प्राइस की जरूरत थी, जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम बोलते हैं। एग्जैक्टली उल्टा सोचते हैं दोस्तों, अगर इनकम टैक्स कम हो जाए तो आपकी सेविंग बढ़ गई, मैं कह सकता हूं परचेजिंग पावर बढ़ गई। बोलो भाई, टैक्स का रेट कम हो गया, पहले 30 लेती थी गवर्नमेंट, अब 20 लेती है, तो परचेजिंग पावर क्या हो जाएगा? ज्यादा। परचेजिंग पावर ज्यादा हो जाएगी तो गुड्स की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, बट सप्लाई तो उतनी है नहीं, सप्लाई तो हमेशा स्कैर्सिटी होती है ना, यही पढ़ते हो इकोनॉमिक्स में। तो डिमांड अगर बढ़ गई, सप्लाई उतनी है नहीं, तो अल्टीमेटली सप्लायर क्या करेगा? प्राइसेस को ज्यादा कर देगा, बढ़ा देगा, कम नहीं करेगा, बढ़ा देगा, ताकि डिमांड क्या हो जाए? कम, और डिमांड और सप्लाई एक जगह पे जाके क्या करे? मीट करे। यस और नो? सो टैक्स कम हो गया तो परचेजिंग पावर ज्यादा, और परचेजिंग पावर ज्यादा तो डिमांड ज्यादा, और अगर डिमांड ज्यादा तो सप्लायर को प्राइसेस भी ज्यादा करने पड़ेंगे ताकि डिमांड कम हो जाए। यस और नो? ठीक है जी। तो आपने देखा ये इनडायरेक्टली प्राइस ऑफ कमोडिटी को इफेक्ट कर रहा है, इनडायरेक्टली है ना ये, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, इनडायरेक्टली। और इनकम टैक्स बढ़ता है तो प्राइसेस गिरते हैं। तो क्या ये गवर्नमेंट के पास एक बहुत बढ़िया जरिया नहीं है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए? है, इसको हम पढ़ भी चुके हैं, पता है, फिस्कल पॉलिसी। आप लोगों ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए 2 पॉलिसीज पढ़ते होंगे इकोनॉमिक्स में, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। याद आ रहा है? वो जो मॉनेटरी पॉलिसी होती थी वो होती थी इंटरेस्ट रेट्स वाली, जिससे हम इंटरेस्ट रेट महंगे कर देते, लोन महंगा कर देते थे। लोन महंगा कर देंगे, लोगों के पास पैसा नहीं आएगा, लिक्विडिटी नहीं होगी, लिक्विडिटी नहीं होगी, मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होगी, डिमांड अपने आप कम होगी, डिमांड कम होगी तो सप्लायर प्राइसेस क्या करेगा? कम करेगा, सो दैट डिमांड बढ़ जाए। यस और नो? तो वही तो हम चाहते हैं। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, एक तो ये तरीका है जिसको मैंने क्या बोला, मॉनेटरी पॉलिसी, और एक होता है फिस्कल। दिस इज फिस्कल पॉलिसी। आप चेक कर सकते हो एग्जांपल्स में, अपनी इकोनॉमिक्स की पुरानी बुक उठाओ, उसमें आपको एग्जांपल में, आपने उस टाइम पे तो रट्टे ही मारे होंगे, यहां पे मैं आपको लॉजिक के साथ समझा रहा हूं कि इंक्रीज इन इनकम टैक्स कैसे प्राइस को क्या कर सकता है? कम। बट क्या कोई गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ये स्टेप उठाएगी? टैक्स बढ़ा देते हैं। क्या मोदी सरकार बोल दे टैक्स बढ़ा दो आज से, प्राइस कंट्रोल हो जाएंगे, अपने आप जो है प्राइसेस ठीक हो जाएंगे? बोलो, ऐसे करेगी गवर्नमेंट? नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि उसको अगले 5 साल में भी आना है। आना है, नहीं आना है? वो चाहता है नहीं अगले 5 साल में भी हमारा नाम आए। और कल को अगर वो ऐसे टैक्स बढ़ा दे और प्राइसेस बढ़ा दे, टैक्स बढ़ाने की वजह से प्राइसेस कम तो हो गए, लोग खुश हो गए, बट टैक्स बढ़ाने की वजह से लोग जो कुछ लोग होंगे जो टैक्स पे कर रहे थे, वो तो भैया वो कहेंगे आज के बाद से इसको वोट नहीं देना, गलती हो गई, अब नहीं वोट दूंगा मैं इसको। ऐसा होगा नहीं होगा? और मोदी सरकार ऐसे नहीं चाहेगी, क्योंकि उसको अगले 5 साल के लिए अब अच्छे, अब देखो वो हर 5 साल से 5 साल के लिए वो एक अच्छा प्लान करता है, 2 साल पहले स्टार्ट कर देता है। नए अगले 5 साल के लिए वो 2 साल पहले तैयारी स्टार्ट कर देगा कि अगले 5 साल के लिए कैसे टिकना है। वो अभी से तैयारी करनी स्टार्ट कि हाँ मेरे को ऐसे एडवर्टाइज करना है, मेरा ही नाम होना चाहिए हर जगह पे। और जब नाम हो जाएगा तो फिर राहुल गांधी तो दिखेगा ही नहीं, वही वाली बात हुई। बड़ा राहुल गांधी की जगह पे ये केजरीवाल भाई साहब दिख सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से केजरीवाल भाई साहब चल रहे हैं
आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है। अब आगे देखो, इट डायरेक्टली अफेक्ट द प्राइस ऑफ कमोडिटी। अरे जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स तो लगता ही कमोडिटी के ऊपर है। बोलो, अगर मैं कह देता हूं कि मेरा गुड का प्राइस 100 रुपए है दोस्तों, और जीएसटी का रेट है 10%, तो कितना हुआ प्राइस? 110। अगर मैं कहता हूं कि जीएसटी का प्राइस रेट 20% कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, तो प्राइस बढ़ नहीं जाएगा? बोलो, प्राइस बढ़ गया क्योंकि जीएसटी बढ़ गया। इज दैट क्लियर? सो यस, टैक्स बढ़ गया तो प्राइस बढ़ गया, डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है। टैक्स कम तो प्राइस भी कम। अच्छा, ये भी गवर्नमेंट नहीं कर सकती, ये भी गवर्नमेंट नहीं कर सकती। टैक्स कम कर देगी, प्राइसेस कम तो हो जाएंगे, बट उसमें फिर गवर्नमेंट का रेवेन्यू खत्म हो जाएगा। अब गवर्नमेंट ये भी नहीं कर सकती, गवर्नमेंट कहेगी हमें मिलेगा कैसे? अच्छा, टैक्स बढ़ाने से गवर्नमेंट को फायदा हो रहा था, इनकम टैक्स बढ़ाने से गवर्नमेंट को फायदा हो रहा था, रेवेन्यू आ रहा था। अच्छा, वो इसलिए नहीं कर पा रही थी क्योंकि उनको अगली बार इलेक्शंस में आना है और जीतना है, और ये वाले में वो ये नहीं कर सकती क्योंकि रेवेन्यू कम हो जाएगा, कहेंगे हमारे को मिलेगा क्या। इज दैट क्लियर? सो यस, डायरेक्टली अफेक्ट हो रहा है, ये आपके सामने है। बट कई बार कमोडिटी के प्राइसेस अफेक्ट करने पड़ते हैं कुछ और कारणों की वजह से, ठीक है, जरूरी नहीं है टैक्स के रेवेन्यू की वजह से। नाउ सो आप लोगों को 3 पॉइंट समझ में आए ये वाले। नंबर 4, डायरेक्ट टैक्स को मैनेज करने के लिए पता है कौन सी अथॉरिटी है? सीबीडीटी। कौन सी अथॉरिटी है? सीबीडीटी, जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये बोर्ड है, ये वो बोर्ड है जो डायरेक्ट टैक्सेस को क्या करता है? मैनेज। और डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड यानी इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन निकालना होता है वो किसके हाथ में होता है? सीबीडीटी। और अगर इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड कोई चीज निकालनी होती है वो किसके हाथ में है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। फुल फॉर्म लिखेंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, सीबीआईसी। सीबीआईसी। इज दैट क्लियर? डायरेक्ट टैक्सेस का बोर्ड और इनडायरेक्ट टैक्सेस का बोर्ड अलग अलग। ये इनडायरेक्ट टैक्सेस को मैनेज करता है, जीएसटी वगैरह को, और ये इनकम टैक्स को मैनेज करता है। मतलब ये वो आखिरी पढ़ा लिखा बोर्ड है भाई, सीधी सी बात है भाई। नरेंद्र मोदी से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो नोटिफिकेशन निकाले। पहले तो उसको नोटिफिकेशन का मतलब समझना पड़ेगा, सर्कुलर का मतलब उसको नहीं पता, ठीक है। धीरे धीरे करके अब तक तो 10 साल अब हो गए, 10 साल तो अब उसको पता चल गया होगा काफ़ी कुछ। बट कहने का मतलब है सीबीडीटी और सीबीआईसी ये वो पढ़े लिखे बोर्ड है जो गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन, सर्कुलर, जो भी अमेंडमेंट्स होती हैं वो निकालता है। कौन निकालता है? सीबीडीटी और सीबीआईसी, ये वो पढ़े लिखे बोर्ड है। इसके ऊपर वाले लॉट, ये आखिरी वो बोर्ड है जो पढ़ा लिखा होता है। इसके ऊपर वाला बिना पढ़े भी आ सकता है। नहीं, उससे पहले था सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, सीबीईसी, ठीक है। ईसी था तब एक्साइज लॉ था ना बेटा, अब एक्साइज लॉ खत्म, तो अब इसको क्या नाम दे दिया? ये 2 प्रोडक्ट पे ही हैं, 2 प्रोडक्ट पे हैं। एक है पेट्रोलियम और एक है आपका, देखो, एक तो पेट्रोलियम और एक टोबैको। ये उस पे सेंट्रल एक्साइज की बात कर रहे हैं। वैट जो है वो पेट्रोलियम और लिकर पे, वैट। लिखना चाहो लिख सकते हो, आप लोगों की नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है कि वैसे वैट अब जिंदा नहीं है जीएसटी आने के बाद, बट वैट अभी भी 2 प्रोडक्ट्स पे लग रहा है। कौन कौन से? एक एल्कोहलिक लिकर और एक पेट्रोलियम आइटम्स। पेट्रोलियम आइटम में सब आती है बेटा, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी सब आता है। वैट आज के टाइम पे सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट पे लगता है, पहले लगता था सब पे, जीएसटी आया वैट को बंद कर दिया। 2 प्रोडक्ट पे अभी भी लगता है, क्योंकि वैट की कलेक्शन सिर्फ और सिर्फ किसको जाती है पता है? स्टेट गवर्नमेंट को, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को। इसीलिए इन 2 प्रोडक्ट के प्राइसेस आपको पूरे देश भर में अलग अलग मिलेंगे, हर स्टेट में।
पेट्रोल के रेट आपको अलग मिलेंगे हर स्टेट में, लिकर के भी रेट आपको हर स्टेट में क्या मिलेंगे, अलग अलग, क्योंकि उनकी अपनी मर्जी होगी कितना वैट लगाना है, उन स्टेट की अपनी मर्जी होती। समझ में आ गई बात, ये रीजन है। अच्छा, फिर एक्साइज की बात करें, वैट बेटा वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स जीएसटी आने से पहले लगता था। वैल्यू एडेड टैक्स जीएसटी आने से पहले लगता था। जब भी हम लोग गुड्स को सेल करते थे विद इन द स्टेट, विद इन द स्टेट मतलब दिल्ली का सेलर दिल्ली का बायर, तो क्या लगता था तब, वैट। वो जो वैट लगता था ना, वैल्यू एडेड टैक्स, वो अब फिनिश हो चुका है। जब जीएसटी आया 2017 में, तो उसके बाद से वैट को बंद कर दिया गया। और वैट अभी भी 2 प्रोडक्ट पे लगता है, लिकर पे और पेट्रोल पे। ठीक है जयंत। अच्छा, एक्साइज ड्यूटी की अगर हम बात करें, ये लगता था पहले गुड्स मैन्युफैक्चर होने पर। किस बात पे, गुड्स मैन्युफैक्चर इन इंडिया। अगर आप इंडिया में गुड्स मैन्युफैक्चर करो ना, पहले लगता था, अब नहीं लगता। गुड्स मैन्युफैक्चर इन इंडिया पे लगता था, अब नहीं लगता, क्योंकि इसकी जगह पे भी क्या आ गया, जीएसटी। एक्चुअली जीएसटी आपने सुना होगा, जब जीएसटी आया तो 18 टैक्सेस का मर्डर कर दिया। मर्डर मतलब एक्चुअल मर्डर नहीं यार, कहने का मतलब है डिलीट कर दिया उनको, है ना। और इतने सारे टैक्सेस थे, बहुत सारे टैक्स थे, पढ़ेंगे हम लोग उसके बारे में भी बाद में, और आपको पता चलेगा, आप कहोगे इतने सारे टैक्सेस होते सर, हर छोटी छोटी बात पे टैक्स, ऐसे करोगे तो टैक्स, ऐसे करोगे तो, परचेज करोगे टैक्स, एंटरटेनमेंट करोगे टैक्स, लग्जरी लोगे लग्जरी टैक्स, सेल करोगे वैट, मैन्युफैक्चर करोगे एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट करोगे कस्टम ड्यूटी, और बताओ और भी बहुत सारी, और टोल पार करोगे एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय, मतलब ऐसे ऐसे टैक्सेस थे, परेशान हो जाता है बंदा। अच्छा, टर्नओवर ज्यादा तो टर्नओवर टैक्स, भाई कहीं तो बख्श दो। अच्छा, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग खेली तो लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग टैक्स, एडवर्टीजमेंट कराई तो एडवर्टीजमेंट टैक्स, सर्विस टैक्स होता था पहले, सब फिनिश, सबका माई बाप एक निकाला, क्या, जीएसटी। जीएसटी से करवा लेंगे सब कुछ, जो भी लेना इसी में लो ना। तो गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, अब आज के टाइम पे भी जीएसटी एक्साइज ड्यूटी लगता है 2 प्रोडक्ट पर, एक अगेन पेट्रोलियम, और दूसरा टोबैको। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर ये पेट्रोलियम आइटम दोनों जगह पे, बेटा देखो ये है सेल पर, ये किस पे है और ये किस पे है, तो पहले तो गुड मैन्युफैक्चर ही हुआ होगा, पेट्रोलियम मैन्युफैक्चर हुआ होगा, मैन्युफैक्चर होने के बाद क्या होगा, बिका होगा, मैन्युफैक्चर में लगाई एक्साइज ड्यूटी, बेचने पर क्या लगाया, वैट। और अगर ध्यान से देखा जाए, ये जो एक्साइज ड्यूटी की कलेक्शन थी वो किसको जाती थी पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। आज भी ये 2 प्रोडक्ट पे एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन किसको जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब पेट्रोलियम पे इसका मतलब है दोनों कमाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट भी। स्टेट गवर्नमेंट लेती है वैट और सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है एक्साइज ड्यूटी। सेंट्रल गवर्नमेंट के लफड़े में स्टेट गवर्नमेंट नहीं आएगी, स्टेट गवर्नमेंट के लफड़े में सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं आएगी। पेट्रोलियम पे इसलिए खूब कमा रहे हैं, जब इनको बढ़ाना होता है बढ़ा देते हैं टैक्सेस, और पता भी नहीं चलता अंदर खाते क्या हो रहा है। तुम बस रेट देख के बस गुस्सा ही कर सकते हो, और रिपोर्ट जब वो आते हैं न्यूज़ रिपोर्टर, उनके सामने बस बोल सकते हो, कुछ कर नहीं सकते। रेट बढ़ेंगे, गुस्से में आओगे, अनशन भी कर लोगे, जब बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, सबके लिए बढ़े, और फिर रेट कम होगा, फिर बढ़ जाएगा, फिर कम होगा, ये चलता रहेगा। अब आने वाले टाइम में आप हमेशा इसके लिए याद रख लो, अभी तो 96 पे है पेट्रोल, बट आने वाले टाइम में 100 पार ही रहेगा, ये आदत है। तो इसके अगेंस्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोलोगे, तुम्हें कैसे पता कि 100 ये एक्चुअल, क्योंकि तुम्हारी अर्निंग्स भी तो बढ़ गई। अगर देखा जाए तो तुम्हारी अर्निंग्स पहले से बेटर होती जा रही है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होता जा रहा है, तो उन्होंने देखा कि यार इनको फर्क नहीं पड़ता। एक टाइम पे 50 रुपये था, जब 60 हुआ किसी ने बोला, 70 हुआ, 80 हुआ, आदत बन गई। अब 100 पार हो जाएगा, आदत बन जाएगी, लोग कहेंगे कोई बात नहीं चल जाएगा, 10 रुपये बढ़ा के 5 रुपये कम, ऐसे ही होता है। तो कहने का मतलब है डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट, ये 2 बातें ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएस वाले स्टूडेंट्स के तो एमसीक्यूज में पूछा जा चुका है कितनी बार, क्या कि वैट अभी भी कौन से 2 प्रोडक्ट पे लगता है, एल्कोहलिक लिकर और पेट्रोलियम, और एक्साइज ड्यूटी अभी भी 2 प्रोडक्ट पे कौन से पे लगता है, पेट्रोलियम आइटम और टोबैको। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम पढ़ने वाले हैं एग्जांपल्स, जैसे कि इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, हाउस टैक्स,
ये सारे के सारे डायरेक्ट टैक्सेस हैं, बोलो हाँ या ना। जिसकी इनकम वही देगा। एडवांस टैक्स भी इनकम टैक्स ही होता है बेटा। कॉर्पोरेट टैक्स जो कंपनीज पे करती है, हालांकि ये भी इनकम टैक्स ही होता है। कंपनीज अपनी इनकम पे जो टैक्स पे करती है उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, और कुछ नहीं है, तो इनकम टैक्स ही। फिर हाउस टैक्स, हाउस टैक्स अलग है। हाउस टैक्स क्या है? जो आप एमसीडी, जैसे दिल्ली में एमसीडी है, एमसीडी वालों को पे करना पड़ता है हाउस टैक्स। क्यों? आसपास की लोकेशन जब सही नहीं होती तो आप बोलते हो, दिल्ली गवर्नमेंट के जो डेवलपमेंट वाले लोग होते हैं उनको बोलते हो कि भाई ये क्या कर रखा है। जब स्ट्रीट लाइट नहीं जलती तो आप कंप्लेंट करते हो। जब ये सीवर का जब पानी ब्लॉकेज हो जाता है तब आप कंप्लेंट करते हो। तो उनको भी कुछ चढ़ावा देना पड़ता है ना, नहीं दोगे तो वो कैसे करेंगे? तो उनको देना पड़ता है हाउस टैक्स। क्या देना पड़ता है? हाउस टैक्स। जो जितने, देखो आपको पता है पूरी दिल्ली को 5 कैटेगरीज में बांटा गया है, कैटेगरी ए बी सी डी ई, और हाउस टैक्स उस हिसाब से दिया जाता है जितना। नहीं, हर एरिया में है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हर जगह पे है। दिल्ली में तो मैं एमसीडी की बात कर रहा हूँ, ऐसे ही हर जगह पे अपनी अपनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। अब वो एरिया वाइज हाउस टैक्स लेते हैं। आपने कभी देखा होगा कुछ ऐसे एरियाज हैं जो बिल्कुल ही डेवलप नहीं हुए आज तक, वहाँ हाउस टैक्स या तो है ही नहीं या बहुत कम है, वो ई कैटेगरी है। फिर धीरे धीरे करके डी, फिर सी। अब आप ए चले जाओ, कैटेगरी ए, इंडिया गेट के आसपास का जो एरिया है वहां पे तुम्हें कचरा तक नहीं दिखेगा, धूल मिट्टी तक नहीं होती वहां पे। क्या है? कचरा इमीडिएटली साफ, कुछ गिर जाए सही, बड़े कैमरे जगह जगह पे कैमरास लगा रखे। इंडिया गेट के आसपास के जो लोग वहां पे रहते हैं, कैटेगरी ए सबसे ज्यादा हाउस टैक्स वहीं का ही है। कैटेगरी बी, ईस्ट ऑफ कैलाश, ग्रेटर कैलाश, ठीक है, ये वाले जो एरिया में चले जाओ ना, लाजपत नगर के बाद का, उस एरियाज को गवर्नमेंट ने, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या बोला है, कैटेगरी बी में डाल दी। और फिर कैटेगरी सी, जनकपुरी, रजौरी गार्डन, सुभाष नगर, ये सब कैटेगरी सी में। और फिर कैटेगरी डी, और फिर कैटेगरी ई, ऐसे 5 कैटेगरीज बनाई गई और उस हिसाब से हाउस टैक्स लिया गया। और फिर सुधार भी उस हिसाब से ही होता है। तुम देते क्या हो? कम देते हो ना, कम ही होगा सुधार। अब तुम्हारे लिए सीवर बाबर खोल खोल के बैठ जाएं है? इनका यही है, सीवरेज खोल देंगे, सारा कूड़ा निकाल देंगे बाहर, पहाड़ बना देंगे कूड़े का, वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। और जब तक सीवर में कोई 2-3 बच्चे या कोई ना कोई गिर नहीं जाएगा तब तक इनको समझ में नहीं आएगी। सीवर का डब्बा तुम खोलते क्यों हो? बच्चा गिर जाता है तो वीडियो बन जाती है, न्यूज चैनल पे आ जाता है कि नहीं, कि देखो बच्चा गिर गया, बच्चा गया। अबे गिराया तुम लोगों ने और फिर उसी को बचाने के लिए वीडियो बना रहे होते। बड़े चलाक हैं, पैसे कमाने के लिए कुछ भी करता है। तो बेसिकली सीवर का वो हो गया, सीवरेज ऐसे लगा देते हैं, पहाड़ बनाते हैं, गाड़ियाँ चढ़नी स्टार्ट, उसी में गाड़ियाँ चढ़ के उसी पे दबा देती हैं। पता चलता है थोड़े दिन बाद रोड के अंदर मर्ज हो जाता है वो जब भी निकलते हैं वहां से बदबू आ रही होती है। बदबू आ तो रही है, पता नहीं कहाँ से आ रही है, ये तो रोड है, रोड के अंदर ही है वो मसाला बन चुका है अंदर रोड का। इतना बुरा हाल है हमारे देश का। पॉइंट नंबर 5, एग्जाम्पल जीएसटी। कोई डाउट? जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, तो ये तो है ही है। इसके अलावा कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी बेटा पता है क्या होता है? इंपोर्ट पे लगता है। जब भी मैं गुड्स इंपोर्ट करता हूं तो हमें कस्टम ड्यूटी पे करनी होती है, पता है ना आपको। और वो कस्टम ड्यूटी जो मैं पे करूंगा, अगर मैं इंपोर्टर हूं तो मैं अगर किसी और को बेचूंगा तो मैं उससे नहीं लूंगा, तो कमाऊंगा कैसे भाई? 100 रुपए की चीज है, 10 रुपए की कस्टम ड्यूटी थी, कितने रुपए की पड़ी? 110। अब मैंने 110 रुपए की कोई चीज खरीदी, मैं तुम्हें बेच रहा हूं दिल्ली के अंदर, अब मैं तुम्हें बेचूंगा तो 110 पे अपना प्रॉफिट डाल के बेचूंगा ना, तो कस्टम ड्यूटी तो तुमसे लूंगा ना, नहीं लूंगा तो कमाऊंगा कैसे? बोलो यस और नो। तो इसलिए कस्टम ड्यूटी इज ऑल्सो एन इनडायरेक्ट टैक्स। ऐसे ही और एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि वैट और एक्साइज। तो मैंने आपको बोल ही दिया कि अभी 2 प्रोडक्ट पे जिंदा है, तो थोड़ा बहुत तो बताऊंगा ही। वैट हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गई, लिख लो आप लोग एग्जांपल्स में, एटसेट्रा। अब कौन सी चीज पर क्या लगता है अगली क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि वैट कब लगता है, एक्साइज ड्यूटी कब लगता है, कस्टम ड्यूटी कब लगता है, ये सब बातें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इनकम टैक्स कब लगता है, फिर हम लोग इसकी डेप्थ में जाएंगे। तो अभी 5 पॉइंट्स पढ़े हम लोगों ने डीटी और आईडीटी के बीच में। तो टैक्स क्या है? टैक्स एक गवर्नमेंट लेवी है, गवर्नमेंट का कंपल्सरी चार्ज है, जो कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। और वो किस लिए यूज करता है? पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, पेंशन, बीओपी, हॉस्पिटल्स, सोशल वेलफेयर वगैरह एक्सेट्रा। और वो 2 तरह के आते हैं रेवेन्यू, डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स
जिसका बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते, और इनडायरेक्ट टैक्स जिसका बर्डन हम शिफ्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, अमीर जितना ज्यादा अमीर होगा उतना ज्यादा टैक्स, और अगर और इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो पार्शियली रिग्रेसिव। डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्टली अफेक्ट द प्राइस ऑफ कमोडिटी, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली अफेक्ट करता है प्राइस ऑफ कमोडिटी। अच्छा, फिर इसके बाद डायरेक्ट टैक्स, सीबीडीटी डायरेक्ट टैक्स को मैनेज करता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में सीबीआईसी। फिर इसके बाद एग्जांपल्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, हाउस टैक्स, जबकि वहां पर एग्जांपल जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, वैट, एक्साइज ड्यूटी एक्सेट्रा। इज दैट क्लियर? अगली क्लास में हम और चर्चा करेंगे इसके बारे में। नहीं, डायरेक्ट रेवेन्यू मतलब नहीं, वो तो अलग चीज। चलो आज के लिए इतना ही बच्चों, अगली क्लास में और आगे बात करेंगे, ठीक है? और कौन कौन है? बस गीतांजलि और जयंती, 2 बच्चे ने रिप्लाई किया है ढंग से। हाँ, जीनत, प्रत्युष, चलो इसी बहाने नाम पता चल गए। और भी हैं कोई? आरुषि वर्मा, ओके। अभय प्रताप सिंह, क्या बात है। श्रवण कुमार, ओके। झा राम मोहन, राम मोहन झा है नाम, ओके। चलो ओके बच्चों, सृष्टि, बाय बाय।